मॉर्निंग बच्चों। कल हमने जो है आवेश के कुछ सामान्य गुण पढ़ लिए थे। मतलब सामान्य उसका परिचय पढ़ा था कि आवेश क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है और किसी वस्तु को आवेशन करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे आवेश के गुण। तो बच्चों देखिए, आवेश के कुछ गुण, कुछ सामान्य गुण इस प्रकार हैं। यानी कि इसके हमने मेन प्रॉपर्टी लिखी है, मेन गुण लिखे हैं, वो इस प्रकार हैं। देखिए, नंबर 1 है, आवेश के कारण वस्तुएं हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने लगती हैं। यानी कि अगर किसी वस्तु पर आवेश होता है तो वो वस्तु हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। जैसे कि हमने स्केल को जब बालों में रगड़ा था तो स्केल पे आवेश आ गया था, आवेश उत्पन्न हो गया था, ये कह सकते हैं कि आवेश उत्पन्न हो गया था, ठीक है। और जब हम उसे कागज के टुकड़ों के पास लेके गए तो स्केल की तरफ आकर्षित होने लगे। तो ये भी आवेश का एक गुण है कि आवेश अगर किसी वस्तु पर होगा तो वो वस्तु हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगेगी। ये पहला गुण है। दूसरा गुण है बच्चों, सजातीय आवेशों के कारण उनके मध्य प्रतिकर्षण बल तथा विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। बच्चों, अगर दोनों आवेश सजातीय हैं, सजातीय का मतलब एक जैसे हैं, मतलब दोनों आवेश या तो धनावेश हैं या दोनों आवेश ऋणावेश हैं, मतलब एक जैसे हैं, प्लस प्लस हैं या माइनस माइनस हैं, तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल होता है, ठीक है। यानी कि वे एक दूसरे को दूर भेजने का प्रयास करेंगे। जबकि विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण बल होता है। जबकि अगर प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो तो उनके मध्य कौन सा बल होगा? आकर्षण बल। यानी कि वे एक दूसरे को अपनी ओर खींचने का प्रयास करेंगे। तीसरा है बच्चों, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। यानी कि बच्चों, हम आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही आवेश को नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ही हम भेज सकते हैं। देखो बच्चों, पहले प्रारंभ में किसी भी वस्तु पर कोई आवेश नहीं था। मान लो स्केल और बाल दोनों पर कोई आवेश नहीं था। जब हमने, ध्यान से समझिएगा, जब हमने स्केल को बालों में रगड़ा तो उससे हुआ क्या? या तो स्केल से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के बालों में चले गए या बालों से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के स्केल में चले गए, जिससे क्या हुआ? दोनों पर आवेश प्रारंभ में 0 था। तो जब हम ये मान लेते हैं कि बाल से इलेक्ट्रॉन निकल के स्केल में गए, तो वही इलेक्ट्रॉन जो स्केल में गए तो वही स्केल पर ऋणावेश आ गया, वही उस पर धनावेश बन गया। मतलब कि इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता हो जाने से ही बोल देते हैं कि आवेश उत्पन्न हो गया है। हालांकि आवेश उत्पन्न नहीं होता। प्रारंभ में आवेश 0 था, बाद में कुछ ना कुछ वैल्यू में आ गया, बस और कुछ नहीं। तो बच्चों, ये आवेश संरक्षण का सिद्धांत है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ना तो इसे बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं। चौथा है बच्चों, बिना द्रव्यमान के आवेश का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। यानी कि बिना द्रव्यमान के आवेश कहीं नहीं रह सकता। अगर आवेश है तो ये भी जरूरी है कि वहां द्रव्यमान होगा ही होगा, क्योंकि बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं रह सकता है। पांचवा है बच्चों, किसी वस्तु पर आवेश एक निश्चित तथा न्यून मान का पूर्ण गुणज ही हो सकता है। इस निश्चित तथा न्यून मान को इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश कहते हैं। यानी कि मान लीजिए, अगर किसी वस्तु पर आवेश है तो वो एक निश्चित मान का पूर्ण गुणज होगा, निश्चित और न्यून मान का पूर्ण गुणज होगा। यानी कि कहने का मतलब देखो ये है, या तो मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन के जितना आवेश होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन के जितना आवेश होगा, या 3 या 4 या 10 या 15, इस टाइप से मेरे ऊपर किसी भी वस्तु पर आवेश होगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। देखिए, इसका जो फॉर्मूला होगा, Q = +- होगा। n है इलेक्ट्रॉन की संख्या और E है इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश होता कितना है? ये होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कल मैंने आपको बताया था कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश है, आप लोग इसे याद रखिएगा। और ये Q = Ne,
इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। फिर बच्चों देखिए मैंने नोट में लिखवाया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का कितना आवेश होता है आप लोगों को ध्यान रखना है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। एक प्रोटॉन का कितना आवेश होता है, बिल्कुल इतना ही आवेश होता है लेकिन प्लस में, ठीक है, यानी कि +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। एक अल्फा कण का आवेश, बच्चों एक अल्फा कण पे कितना आवेश होता है, +2e, यानी कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का दुगना, लेकिन पॉजिटिव, सीधी भाषा में प्रोटॉन के आवेश का दुगना, ठीक है। तो जब हम इसमें e की वैल्यू को पुट करेंगे तो 3.2 × 10⁻⁻19 आ जाएगा, ठीक है। 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम किस पे आया, अल्फा कण पर आवेश आया। बीटा कण पर कितना आवेश होता है, बिल्कुल वही इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। और पॉजिट्रॉन पर कितना आवेश होता है, बिल्कुल वही प्रोटॉन के आवेश के बराबर। तो बच्चों देखो बीटा कण का जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है, तो इसका मतलब क्या है कि बीटा कण एक टाइप का इलेक्ट्रॉन है, टाइप का क्या, इलेक्ट्रॉन ही है। और जो पॉजिट्रॉन है वो प्रोटॉन नहीं है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। जो पॉजिट्रॉन है वो प्रोटॉन नहीं कह सकते हम उसे, आवेश बेशक एक जैसे हों, आवेश बेशक एक जैसे हों, लेकिन हम इन्हें पॉजिट्रॉन को प्रोटॉन नहीं कह सकते हैं। अब टॉपिक है वैद्युत धारा। तो बच्चों वैद्युत धारा कब बनती है, जब आवेश चलने लगे, जब आवेश चलने या बहने लगे तो उसे ही बोल देते हैं हम वैद्युत धारा। तो बच्चों देखिए पढ़िए, इसकी परिभाषा है, किसी चालक में एकांक समय में बहने वाले आवेश को उस चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा कहते हैं। यानी कि एकांक समय में जितना, ध्यान दीजिएगा, एकांक समय में जितना आवेश किसी चालक में बह रहा हो वही क्या कहलाती है, वैद्युत धारा कहलाती है। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, छोटा आई लिख दो या बड़ा आई लिख दो, वो आप लोगों की मर्जी है। मैंने यहाँ इसे छोटे आई से प्रदर्शित कर रखा है। यदि किसी चालक में टी समय में क्यों आवेश प्रवाहित हो, मतलब कोई चालक है उसमें टी समय में क्यों आवेश प्रवाहित हो रहा है या बह रहा है, तो देखिए जो वैद्युत धारा आई बराबर होगी वो हो जाएगी Q/T, ठीक है। वैद्युत धारा आई बराबर हो जाएगी Q/T। बच्चों वैद्युत धारा का जो मात्रक होता है, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है, इसका मात्रक एम्पियर होता है और विमा इसकी ए होती है, कैपिटल ए, ठीक है। विमा को आप लोग जानते हैं, बड़े ब्रैकेट में बंद किया जाता है। अब बच्चों देखिए इसके बाद नोट पॉइंट हमने लिखवाया है, सूत्र I = Q/T से, ठीक है। तो Q बराबर कितना हो जाएगा, IT। देखिए बच्चों Q यानी आवेश का जो मात्रक था वो कूलाम था, तो Q की जगह हमने कूलाम लिख दिया मात्रक के रूप में। कूलाम बराबर क्या हो जाएगा, I, यानी कि एम्पियर, धारा का मात्रक एम्पियर, गुणा T, समय, समय का मात्रक सेकंड। तो देखो बच्चों कूलाम को हम एम्पियर इंटू सेकंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। और आवेश की जो विमा है वो कितनी हो जाएगी, देखो बच्चों एम्पियर की विमा A और समय की विमा T, तो टोटल इसे हम TA लिख सकते हैं। जो नियम के अकॉर्डिंग है वो T और A आएगा, ना कि AT आएगा, ठीक है। अब बच्चों देखो इसके बाद आता है वैद्युत क्षेत्र। तो देखो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी कि कोई आवेश है, उसके आसपास एक ऐसा फील्ड क्रिएट हो जाएगा, मतलब कि उसके आसपास एक ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें कोई दूसरा आवेश अगर आ जाए, उसमें कोई दूसरा आवेश आ जाए, तो या तो उस पर आकर्षण बल लगेगा या उस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है। उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। किसके कारण, पहले आवेश के कारण, जो आवेश पहले से ही वहां उपस्थित है, ठीक है। दूसरा आवेश तो बाद में आ रहा है उसमें जिस पर बल लग रहा है। फिर देखिए बच्चों हमने नोट में एक पॉइंट लिखवाया है कि धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र में, यानी कि वैद्युत क्षेत्र अगर धनावेश के कारण बना हो, यानी कि वैद्युत क्षेत्र धनावेश के कारण हो, तो उस क्षेत्र में धनावेश पर प्रतिकर्षण बल लगेगा जबकि ऋणावेश पर आकर्षण बल लगेगा। यानी कि धनावेश के कारण अगर वैद्युत क्षेत्र है तो धनावेश आएगा तो उस पर प्रतिकर्षण बल, और ऋणावेश आएगा तो उस पर आकर्षण बल। और जबकि ऋणावेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसमें धनावेश पर तो आकर्षण बल लगेगा और ऋणावेश पर प्रतिकर्षण बल। मतलब कि जिस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र है, उसके जैसा ही आवेश अगर आ गया तो उस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, और अगर उसके विपरीत कोई आवेश आया तो उस पर आकर्षण बल लगेगा। सिंपल, ठीक है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, अगले जो टॉपिक हैं वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में।
ओके, थैंक यू।